हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जर्नल कंपटीशन, बैंक पीओ, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो वहाँ पॉलिटी से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम जितना पढ़ाएंगे 100% मेरा गारंटी है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर वाइज पॉलिटी का निष्कर्ष निकाल के ये पढ़ा रहे हैं। इनके बाद चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, केंद्र सरकार के पदाधिकारी। केंद्र सरकार के पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल। केंद्र सरकार पदाधिकारी की बात करें तो भारतीय संविधान भाग 5 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात करें 52 से लेके 151 तक इसकी चर्चा की गई है। आज का जो मुख्य टॉपिक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति के विषय में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसकी चर्चा की गई है। तो मुख्य रूप से इनके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर ट्रिक के माध्यम से समझाइए। तो ट्रिक जो होता है राष्ट्रपति को याद करने के लिए, इनका ट्रिक होता है पकानी पोका दियो दसम। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति का पद जो है, अनुच्छेद कैसे याद किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें, जब भी राष्ट्रपति का नाम आता है तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसकी चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति का पद जो है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत में जो है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इनके बाद चलिए क्लास की और जो मेन टॉपिक है, अनुच्छेद को पढ़ना है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का जो पद होगा ब्रिटेन के महारानी के समान होगा। जिस तरह से ब्रिटेन में महारानी का पद है, उसी तरह से भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो यह राष्ट्रपति होता है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 में जो है कार्यपालिका की चर्चा की गई है। कार्यपालिका जो होते हैं, ये दो तरफ से होते हैं, एक रियल होते हैं और एक ऑफिशियल होते हैं। एक वास्तविक होते हैं और एक संवैधानिक होते हैं। संवैधानिक की बात करें तो राष्ट्रपति, और वास्तविक की बात करें तो प्रधानमंत्री। तो वास्तविक, जिसको हम लोग रियल हीरो कहते हैं, वास्तविक प्रधान जो होता है कार्यपालिका का, ये प्रधानमंत्री होता है। और औपचारिक की बात करें या संवैधानिक या ऑफिशियल की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। जिस तरह से हम लोग के घर में फूफा जी का योगदान है, उसी तरह भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का भी योगदान है। इनके बाद बात आते हैं अनुच्छेद 54 पे, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 पे क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन ये चुनाव आयोग कराते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। निर्वाचन मंडल की बात करें, राष्ट्रपति को मत मतलब वोट कौन कौन दे सकता है? राष्ट्रपति को वोट कौन कौन दे सकता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार किसको है? लोकसभा, राज्यसभा
और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं और यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा वोट दिए जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से। किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वोट दिए जाते हैं? 17वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य जो थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग देने का कार्य करते हैं। मूल संविधान में जो था राष्ट्रपति का जो वोट देने का अधिकार था, ये दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य को नहीं था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी द्वारा दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। द्वितीय चरण में जीतने वाले राष्ट्रपति बीवी गिरी है। जितना चरण होगा उतना वोट दिए जाएंगे। विधानमंडल भंग होने पर राष्ट्रपति चुनाव कराएगा। अगर विधानमंडल भंग हो गया तो राष्ट्रपति चुनाव कराते हैं। राष्ट्रपति को चुनाव में जमानत राशि जो देना होता है 15,000 आरबीआई के पास जमा देना होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में 1/6 वोट नहीं मिलने पर जमानत राशि समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर 60 गो वोट है, 60 गो का 1/6 जो भी राष्ट्रपति में खड़ा होंगे उसको कम से कम 10 वोट आना चाहिए। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति का कोटा कम से कम मैक्सिमम वोट हो। इनके बाद मैक्सिमम का मतलब होता है जैसे टोटल वोट बटे टोटल उम्मीदवार प्लस 1, जितना वोट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 वोट है और 5 गो उम्मीदवार है, तो 100 में 5 से भाग देंगे और प्लस 1 करेंगे। इसको काटेंगे तो 20 बेर में कटेगा और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 21। तो यही समझाए हुए हैं कि टोटल वोट जितना वोट है और उम्मीदवार बटे उम्मीदवार प्लस 1 होना चाहिए। इनके बाद अनुच्छेद 56 पे आते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा। तो अनुच्छेद 56 याद रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस समय शपथ ग्रहण लिया वहाँ से 5 वर्ष तक होगा। इनके बाद अनुच्छेद 57 पे आते हैं। एक राष्ट्रपति दूसरा राष्ट्रपति का चुना जाना, मतलब एक राष्ट्रपति पद पे रहा है उसके रहते दूसरा राष्ट्रपति का चुना जाना अनुच्छेद 57 कहता है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता। एक राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की बनने के लिए सबसे पहले योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत के नागरिक हो। उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष और अधिक जितना हो सकता है। और लोकसभा का योग्यता हो, लोकसभा का एक बार सदस्य रह चुका हो। लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र चाहिए। इनके बाद कुछ कुछ शर्तें रखा गया है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का हो। जिस समय नॉमिनेशन देने के लिए जाता है 50 तो वहाँ पर जाके समर्थन देता है और अनुमोदन संसद में लिखित देता है 50 तो। ये राष्ट्रपति चाहे वो लोकसभा का हो चाहे ये राज्यसभा या दोनों में से किसी एक का हो। जैसे हम लोग की यहाँ वार्ड का चुनाव होता है या मुखिया का चुनाव होता है, उसका भी एक प्रस्तावक और एक समर्थक होता है, तो वहाँ जाके लिखित अपना सिग्नेचर देना होता है। उसी तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भी 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। जो सदस्य बनेंगे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, ये दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। इनके बाद अनुच्छेद 59 का था दशा। दशा पे चर्चा की गई है। दशा क्या क्या होना चाहिए? जमानत राशि आरबीआई के पास 15,000 कम से कम वो जमा करना चाहिए। जमानत राशि की चर्चा की है, 15,000 रुपया आरबीआई के पास हो। वह पागल नहीं हो, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो। दिवालिया का मतलब है कि जमीन जगह के मामला में वो नहीं पड़ा हो,
और संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। अगर पहले क्या था कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, अगर है तो उसको त्याग पत्र दे करके सांसद के किसी भी अंग, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी का सदस्य नहीं हो और विधानमंडल का भी सदस्य नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इतना शर्त है जो कि एक राष्ट्रपति को नॉमिनेशन दे सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 60 पे। अनुच्छेद 60 पे चर्चा की गई है, शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है। शपथ ग्रहण जो कराएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराएगा। शपथ ग्रहण कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो अन्य न्यायाधीश भी शपथ ग्रहण करा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अगर वह अनुपस्थित हो, किसी कारण नहीं आ पाए हैं, तो उसके स्थान पर अन्य न्यायाधीश जो रहते हैं वह भी शपथ ग्रहण करा सकते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का त्यागपत्र। अनुच्छेद 61 का आता है राष्ट्रपति का त्यागपत्र। राष्ट्रपति का जो त्यागपत्र होता है दो तरह से होता है। एक स्वेच्छा से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किस तरह से? स्वेच्छा से अगर राष्ट्रपति का मन हुआ, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, जो भारत सरकार के महान न्यायवादी होते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, उनको भी वह त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। पद से हटाने का, तो पद से हटाने का राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है उनके विषय में जानते हैं। पद से हटाना, सबसे पहले ऐसा अगर कोई काम कर दिया हो जो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए बाध्य है, सबसे पहले विदेशी राष्ट्र के प्रभाव, दूसरे देश का बात मानता हो, अपने देश का बात नहीं मानता हो, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करता हो, संसद के बात नहीं मानता हो, संसद का आता है सिग्नेचर करने, तो वह सिग्नेचर नहीं करता है कोई भी विधेयक पर, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके। राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझते हैं। ये दो तरह से, राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य जो मनोनीत और जो निर्वाचित हुए, दोनों सदस्य राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और एंग्लो इंडियन भी राष्ट्रपति को निर्वाचन हटाने में भाग लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि दोनों सदन में से किसी में भी यह प्रस्ताव आ सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। हटाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना होता है कि राष्ट्रपति हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, अनुच्छेद 61 ला रहे हैं। नोट में कुछ बातें जान लेते हैं। विधानसभा और विधान परिषद राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेते हैं, तो याद रखिएगा विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति को हटाने में वह भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वोट देते हैं। इनके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया, जिसको हम लोग पद से मुक्त कहते हैं। यह सुरक्षा हो गया, यह स्वेच्छा होना चाहिए। ये मिस प्रिंट है, अदो सो वे ए का अदो चो छम आ का। स्वेच्छा से वह त्यागपत्र दे सकते हैं। स्वेच्छा से त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं स्वेच्छा से। राष्ट्रपति का कौन दे? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो महान्यायवादी को भी वह पद दे सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में चर्चा की गई है। इनके विषय में आगे जानते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लाया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अगर प्रक्रिया तो अगर स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिए, स्वेच्छा से सबसे पहले किसको त्यागपत्र देंगे?
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी, उनको त्यागपत्र दे सकते हैं। महान्यायवादी के विषय में अलग से वीडियो उसका बनाएंगे। इनके बाद चलिए बात करते हैं संविधान का अतिक्रमण है। अगर राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात उठती है तो ये संविधान के अतिक्रमण है कि आप राष्ट्रपति के खिलाफ जा रहे हैं। अगर खिलाफ जा रहे हैं तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं। तो लोकसभा का अगर लाने की बात आती है, या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। जिस भी सदन में आएगा उसका 1/4 अगर 545 है, इसका 1/4 सदस्य लिखित राष्ट्रपति को सूचना देगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। जैसे कि हम 225 में 250 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 4 4 दूनी 8, 4 6 24, इसको 4 से भाग दीजिए 1 10, 4 दूनी 8, 62 मतलब 63 को जो सदस्य हैं ये लिखित राज्यसभा के आवेदन देंगे। मान लिए हम कि लोकसभा में यह बात उठा, लोकसभा का 1/4 करेंगे, इसमें 1/4 से भाग देंगे, सदस्य के हस्ताक्षर से ही जाएगा। जब तक 1/4 सदस्य हस्ताक्षर नहीं किए हैं तब तक राष्ट्रपति पर नहीं आप महाभियोग ला सकते हैं। कोई भी सदन ला सकता है, इसमें कोई भी सदन ला सकता है। हम माना कि लोकसभा के द्वारा लाया गया, किसके द्वारा लाया गया है? लोकसभा के द्वारा लाया गया है। जब लोकसभा के द्वारा लाया गया है तो इसको विशेष बहुमत से लोकसभा में इसे पारित करना होगा। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि अगर 545 है, 545 का 2/3 सदस्य उसके सामने में कहेगा कि राष्ट्रपति को हटना चाहिए, विधेयक को पारित करेगा। इसमें 3 से भाग देंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे। जितना भी सदस्य होगा इसको भाग दे के देख लीजिए, ठीक, और 2 से गुना करके जितना भी सदस्य होगा उतना सदस्य राष्ट्रपति के सामने आवेदन देंगे कि हम राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं। इनके बाद बात करते हैं, इसका राज्यसभा इस सदन का जांच करेगा किस कारण से राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है। जांच करने के बाद विशेष बहुमत से भी राज्यसभा इसे पारित करेंगे, 2/3 बहुमत से। इनके बाद बात करते हैं कि जिस दिन पारित हुआ उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। जिस दिन राज्यसभा पारित हो गया उस दिन राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया के रूप में होता है। महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया के रूप में होता है। इनके बाद चलिए कुछ आपको इमेज के माध्यम से समझाने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया की बात। जब भी बात आता है ये पदमुक्त की चर्चा होती है। पदमुक्त का सबसे पहले वो स्वेच्छा से त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो महान्यायवादी को दे सकते हैं। ये तो इज्जत से ये अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए। अगर महाभियोग की बात उठती है तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लाया जा सकता है। तो महाभियोग प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये प्रक्रिया के द्वारा संविधान के अतिक्रमण 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है किसको? राष्ट्रपति को। बात समझे। और इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, या तो वो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। लोकसभा का 545 का 1/4 और राज्यसभा का 250 का 1/4। मान लिए कि लोकसभा में 1/4 सदस्य हस्ताक्षर किया जाएगा और कोई भी ये देखिए ये सदन जो राष्ट्रपति को हटाने का या तो लोकसभा लाएगा या तो राज्यसभा, दोनों में से कोई ला सकता है। मान लिए कि लोकसभा द्वारा हस्ताक्षर 1/4 कर दिया गया। जब लोकसभा में किया गया, मान लिया कि लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, तो इसे जो है लोकसभा का 2/3 बहुमत से पारित करना होगा और इसके बाद राज्यसभा इसकी जांच
कमेटी बनाएगी और जांच आयोग के द्वारा जांच करेगा कि वास्तव में राष्ट्रपति को किस कारण से हटाया जा रहा है। और इनके बाद राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इसे विशेष बहुमत से पारित करता है। विशेष बहुमत 2/3 से पारित करता है और जिस दिन पारित कर दिया उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति जो है कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका के संविधान में कहा गया एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और इनके बाद बात करते हैं, जबकि शपथ ग्रहण निश्चित समय 20 जनवरी को ही तय किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका में 3 बार किया गया है और भारत में अभी तक एक भी बार नहीं किया गया है। इनके बाद बात आते हैं अनुच्छेद 62 पे। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। इनके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देखिए बात समझिए यहाँ पर कि अनुच्छेद 62 का आता है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीनों के भीतर चुनाव करवाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद कार्यकाल जो राष्ट्रपति बनेंगे ये उपराष्ट्रपति बनेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं बनते तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति के पद पर बनेंगे। और खाली पद होने पर, खाली पद या तो कार्यकाल समाप्त हो गया स्वयं से राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए, या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया गया है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या निर्वाचन आयोग जो है अवैध घोषित कर दिया गया है, तभी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। खाली किस कंडीशन में होता है? या तो कार्यकाल समाप्त हो गया, या स्वयं समाप्त हो गया, या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए, या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया गया, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति को महाभियोग निर्वाचन आयोग जो अवैध घोषित कर दिया गया कि चुनाव जो है बेमौनी तरीक़ा से किया गया है, तब राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीनों के भीतर किया जाएगा। नोट में बातें जानते हैं, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 वर्ष किया इसके बाद अवैध साबित हुआ हो तो किया गया कार्य वैध होगा। बात समझे? अगर राष्ट्रपति जो है कोई भी कार्य वैध रूप से अवैध रूप से चुना गया हो और उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वैध माना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का जांच एवं विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है और इसका फैसला जो है अंतिम होता है। बात समझे? इसके बाद विविध प्रश्न की ओर आते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बीबी गिरी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो हैं ये भी नीलम संजीव रेड्डी है जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें तो ये बीबी गिरी, इससे पहले भी बताएं, राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने वाला प्रथम मुख्य न्यायाधीश हिरदयतुल्ला। इसके बाद बात करते हैं सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति के पद पर बनने वाला, तो नीलम संजीव रेड्डी। 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गए। एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब इसकी मृत्यु हो गई तो वहाँ पे बीबी गिरी बने थे। जब बीबी गिरी बने थे राष्ट्रपति तो उस समय ये विधान परिषद के सदस्य थे और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। 2 नंबर पे आते हैं फारूक अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्तीन बने थे और बीडी जत्तीन ये विधान परिषद के सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जो राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बाद बात करते हैं जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। इनके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है और क्या नहीं है, इनके विषय में जानते हैं, बने रहिए इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका। राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है क्या, एक नंबर पे कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होते हैं हस्ताक्षर करेंगे, नियुक्ति करेंगे, मंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री नियुक्ति जो करेंगे राष्ट्रपति जो करेंगे मंत्री की, प्रधानमंत्री की, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, और इनके बाद शपथ ग्रहण भी कराएंगे मंत्री का भी और प्रधानमंत्री का भी। इनके बाद बात करते हैं 4 नंबर पे वित्तीय आयोग की नियुक्ति, चुनाव आयोग की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, जो कार्यपालिका इनके अंतर्गत आता है। इनके बाद बात करते हैं विधायिका का कार्य, ये विधायी, कानून, पावर, विधि, शक्ति। क्या क्या है विधायिका? सबसे पहले इसका कार्य है बजट सत्र बुलाना। राष्ट्रपति का क्या कार्य है? बजट सत्र बुलाना। इनके बाद है सत्रावसान करवाना, सत्र का शुरू करना, विशेष सत्र बुलाना, सांसद के सभी होना चाहिए या अभी हो गया है, सभी अधिवेशन का उद्घाटन करना। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं संसद का सभी अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। SC ST पे सीट का बंटवारा करना, आरक्षण की चर्चा की गई है। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में 2 गो और राज्यसभा में 12 गो मनोनीत जो करते हैं, यह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इनके बाद चलिए संयुक्त अधिवेशन बुलवाना। राज्यसभा और लोकसभा में अगर विवाद चल रहा है तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलवाते हैं, और कोई भी विधेयक पर हस्ताक्षर जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। इनके बाद है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी राष्ट्रपति करते हैं। धन विधेयक रखवाना, राज्यों के संबंध नाम परिवर्तन संबंध विधेयक रखवाना, ये कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इनके बाद चलिए वित्तीय शक्ति की बात करते हैं। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। बात को ध्यान से समझिएगा, वित्तीय शक्ति में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वित्तीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, वित्तीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इनके बाद बात करते हैं वित्तीय आयोग की नियुक्ति 43% प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। वित्तीय आयोग के जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। इनके बाद बात करते हैं आकस्मिक निधि पे चर्चा, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ये राष्ट्रपति देते हैं। इनके बाद बात करते हैं राजनीतिक शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति की। यह कूटनीति की बात करें, राजदूत भारत के किसी भी देश में भेजना हो तो पासपोर्ट पर सिग्नेचर जो करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राजदूत जो है किसी भी राज्य में भेजे जाएंगे तो ये राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे। इनके बाद बात करते हैं अगर विदेशी राजदूत भारत में आते हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना विदेश ऐसी राष्ट्रपति परिचित सर्वप्रथम राष्ट्रपति को ही देता है। अगर विदेश का कोई भी राजदूत भारत में आया हो तो सर्वप्रथम अपना परिचय राष्ट्रपति को ही देता है विदेशी राजदूत। अब चलिए नोट में कुछ बातें हैं जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो देश ब्रिटेन का गुलाम था उसे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नरी कहते हैं, याद रखिएगा। इनके बाद बात करते हैं सैन्य शक्तियाँ। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो मेन मालिक होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं। इनके बाद CDS होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। इनके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं
युद्ध की घोषणा करना, युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लिखित राष्ट्रपति युद्ध को खत्म करना, अगर युद्ध को खत्म करना है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही खत्म किए जाएंगे। परमाणु हमला की बात आती है तो राष्ट्रपति को ही अधिकार है परमाणु हमला की। परमाणु हमला में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख, ये 5 व्यक्ति मिलकर ही परमाणु हमला करने का अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति के हाथ में सैन्य शक्तियाँ। इनके बाद F नंबर पे आते हैं, शिक्षा संबंधित शक्तियों की बात करते हैं। शिक्षा संबंधित शक्तियों की बात करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलाधिपति की जो मालिक होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के, ये राष्ट्रपति होते हैं। देख रेख करने का काम राष्ट्रपति कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करता है। मेन मालिक हो गया कौन? राष्ट्रपति। ठेकेदार हो गया राष्ट्रपति और मुंशी हो गया उपराष्ट्रपति, ऐसे समझ लीजिए। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, राज्य विश्वविद्यालय की बात करें, कुलपति जो होते हैं ये राज्यपाल होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं ये उपराष्ट्रपति हैं। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके बाद बात करते हैं विवेकाधीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियाँ, संसद की बात आता है तो लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा होती है। लोकसभा की बात करें तो 545, राज्यसभा 245 और प्रधानमंत्री का बहुमत जो होता है साधारण बहुमत 1/2 + 1, 273 का 50% + 1 होना चाहिए। यहाँ पर 273 का मतलब हुआ कि लोकसभा में जो भी प्रधानमंत्री का जो बहुमत होगा 243 का 545 का आधा करेंगे +1 करेंगे, 245 जो है 545 में 2 से भाग देंगे +1 करेंगे तो 273 आएंगे। 50% से अधिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री आदेश देगा 30 दिन, लोकसभा में किसी भी बहुमत नहीं है। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं है तो उसे त्रिशंकु कहा जाता है। बात समझे। इनके बाद चलिए विशेषाधिकार शक्तियों की बात कर रहे हैं। स्पेशल पावर राष्ट्रपति को दिया गया है, कभी भी राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कभी भी राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। फौजदारी मामला की बात करें, कभी भी आप राष्ट्रपति को धमकी नहीं दे सकते हैं, मर्डर नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह पद पर है। अगर मर्डर भी हो गया उनके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते राष्ट्रपति के ऊपर। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। दीवानी मामला जो पैसे से संबंधित है कि आप कभी राष्ट्रपति को नहीं कह सकते हैं मेरा 5 बीघा ज़मीन हड़पिया लिए। इनके बाद बात करते हैं न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य, धन विधेयक देने की अनुमति, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, बजट सत्र रखवाना, केग की रिपोर्ट को रखवाना, ये सब राष्ट्रपति का काम है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के कार्य शक्तियाँ अनुच्छेद 123 के तहत टेम्पोररी कानून के नाम से भी जाना जाता है। इनके विषय में जानते हैं। अनुच्छेद 123 का आता है अध्यादेश की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की चर्चा की गई है। अध्यादेश की बात करें तो जारी जो करते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? आपातकालीन के समय किया जाता है। जब किसी भी देश में आपातकालीन समय आया हो उस समय किए जाते हैं। सलाह जो देते हैं ये मंत्रिमंडल सलाह देते हैं अध्यादेश जारी करने के लिए। और अध्यादेश कितनी बार लाया जा सकता है? तो ये अनंत बार लाया जा सकता है। कब लाते? जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी करते हैं। और इनके बाद बात करते हैं बजट सत्र की। तो बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई महीना, मानसून सत्र की बात करते हैं जुलाई से अगस्त, और शीतकालीन सत्र की बात करें तो नवंबर दिसंबर में।
अध्यादेश की जो अवधि होती है ये अधिकतम 6 महीना होता है। अगर इससे अधिक के लिए अध्यादेश लागू करना हो तो मंत्रिमंडल को फिर से सलाह देना होता है। सत्र शुरू होने की स्थिति में 42 दिन या 6 महीना में समाप्त हो जाता है। अध्यादेश जब भी लागू करते हैं, जब उस कंडीशन में जब लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश जारी करता है। जब नई सरकार बनकर आती है तो 42 दिन के अंदर ये स्वयं समय 42 दिन के अंदर उस पर अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिए गए अध्यादेश को तो ये फिर 6 माह तक चलेंगे। 6 महीने के बाद फिर से राष्ट्रपति को लागू करना है तो मंत्रिमंडल का सलाह लेना होगा। जनवरी से फरवरी तक 2 महीना प्लस 42 दिन। अगर मान के चलिए जनवरी में लागू हुआ और फरवरी तक में चुनाव हुआ तो 2 महीना रहेगा इधर और 42 दिन जब नई सरकार बनकर आएगी तब। इनके बाद बात करते हैं कि सत्र शुरू होने से 42 दिन के बाद अध्यादेश समय समाप्त के बाद अध्यादेश कानून समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन जो करता है ये संसद करता है अस्थायी रूप से और वापस कभी नहीं, निर्धारित समय नहीं किया, वापस कभी नहीं होगा और निर्धारित समय भी नहीं किया गया है। अध्यादेश देश के लिए ये पॉजिटिव है लेकिन ये आम जनता के लिए जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। लोकतंत्र के लिए ये नेगेटिव है लेकिन देश के लिए ये पॉजिटिव होते हैं। अध्यादेश एक चित्र के माध्यम से हम समझाने का कोशिश करेंगे। आगे बने रहिए इसी वीडियो में। जब कानून बनाने की परिस्थिति में नहीं हो तब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कानून के विकल्प के रूप में आदेश जारी को अध्यादेश कहते हैं। जैसे कि खाद्य सुरक्षा को अध्यादेश के रूप में लागू किया गया, फिर बाद में कानून बनाया गया। जब दोनों सदन चल रही थी तो उसे छोड़कर शेष सभी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किए जाएंगे। चलिए अब समझाते अध्यादेश कब जारी होंगे। पीएम प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा हो इस परिस्थिति में अध्यादेश लागू नहीं होगा। देखिए हम समझाने का इसको कोशिश करते हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। तो किस परिस्थिति में अध्यादेश लागू होंगे उनको जानिए। देखिए जब क्या हो, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा हो इस परिस्थिति में अध्यादेश लागू नहीं होंगे। अगर राष्ट्रपति हो विधान परिषद नहीं हो तो और राष्ट्रपति है और लोकसभा नहीं है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति भी है और लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, इस स्थिति में लागू अध्यादेश होगा। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। अध्यादेश भारत शासन अधिनियम 1955 के तहत भारत में जोड़ा गया, लेकिन अंतर है क्योंकि वर्तमान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जबकि 1935 ईस्वी में गवर्नर जनरल विवेकाधीन शक्ति के अनुसार जारी करते थे। इनके बाद बात करते हैं कि अध्यादेश कब समाप्त हो सकते हैं और कैसे नहीं होंगे। इनके विषय में अब चलिए समझाने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिया। अब क्या हो गया, इस समय लोकसभा या राज्यसभा इसके बीच में चुनाव हुआ और चुनाव होने से 6 सप्ताह के अंदर 6 महीनों के अंदर क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। तो 6 सप्ताह मतलब 42 दिन तक उसको समय दिया जाएगा। इस समय के भीतर विधि पारित करना हो जाता है तो आगे कानून के रूप में लागू रहेगा। यदि पारित नहीं होता स्वयं समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर मंत्रिपरिषद ने सलाह दिया कि आप आज 1 तारीख है तो लागू कर दीजिए। लागू करने के बाद नई सरकार बन के आई, मान के चलिए 2 महीना तक चला। 2 महीना के चलने के बाद अब मार्च आ गया। अब मार्च जब आ गया तो लोकसभा की नई सरकार बनकर आई तो
6 सप्ताह मतलब 42 दिन, 42 दिन का उसको समय दिया जाएगा। 42 दिन के समय के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर अगर उसे पारित करते हैं, पारित कर दिए तो आगे 6 माह तक चलेगा। अगर पारित नहीं भी किए तो 6 माह तक चलेगा, नहीं तो 42 दिन जैसे समाप्त होगा तो अगर पारित लोकसभा और राज्यसभा नहीं करते हैं तो ये समय की समाप्ति के बाद अध्यादेश समाप्त हो जाएंगे। अगर पारित कर दिए तो आगे 6 माह बाद पुनः इसको पारित करना पड़ेगा, मतलब 7.5 महीनों तक ये कानून बनकर रहेगा। अगर संसद का मन होगा इसे लंबे समय तक कानून बना दिया जाए तो संसद इसमें विधेयक बनाकर कानून बना सकते हैं। इनके बाद बात आते हैं अनुच्छेद 72 पे क्षमादान। क्षमादान की जब भी चर्चा होती है तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा सलाह जो दिए जाते हैं, ये गृह मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति की क्षमादान की चर्चा की गई है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इनके बाद बात करते हैं क्षमादान पूर्णता माप जो किए जाते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्षमादान पूर्ण रूप से किए जाते हैं। इनके बाद नोट में कुछ बातें जानते हैं। सिविल कानून तथा फौजदारी कानून समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों मिलकर इस पर कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये अभी इससे पहले बताएं। अब क्षमादान शक्तियाँ कई प्रकार के होते हैं, उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सामान्य बातें प्रकार, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में क्या क्या अंतर है, इनके विषय में पढ़ेंगे। बने रहिए इसी वीडियो में। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, क्षमादान शक्तियों की सबसे पहले प्रकार की बात करें तो प्रकार जो होते हैं ये प्रतिलंबन होता है, इनके बाद विराम होता है, विराम मात्रा और विराम की बात करेगा, परिहार की मात्रा और विराम की बात करेगा, लघुकरण की बात होगा, मात्रा और विराम की बात करेगा, इनके बाद क्षमा की चर्चा होगी। चलिए एक एक बातें इनके विषय में आगे जानते हैं। सबसे पहले था प्रतिलंबन। प्रतिलंबन का मतलब होता है मृत्यु दंड को अस्थायी निलंबित कर देना। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर ये इसे निलंबित कर सकता है कि लंबे समय तक इसकी केस को लेके चलिए, अभी सज़ा नहीं दीजिए। जैसे कि अफजल गुरु की फांसी 12 वर्ष बाद 2001 में फांसी दिया गया था। बात समझे, अफजल गुरु की फांसी 12 वर्ष बाद 2001 में इसे फांसी दिया गया था। इनके बाद बात करते विराम की। विराम में बताए थे मात्रा। मात्रा का मतलब हुआ 20 वर्ष की सज़ा को 10 वर्ष कम कर देना, और क्या, कठोर कारावास को सामान्य कर देना। कठोर कारावास को सामान्य कर देना। अगर उसको कैदी खाना में रख रहे हैं तो उसको अच्छा तरह से फैसिलिटी दे के, तो विराम में क्या किया गया, ये दोनों में परिवर्तन किया गया। याद रखिएगा, विराम में दोनों में परिवर्तन किया गया है। इनके बाद चलिए, जैसे कि स्वास्थ्य रोक देना महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, मात्रा की बात की तो उसको स्वास्थ्य विभाग में भेज देना। इनके बाद परिहार की बात करें तो परिहार में जब भी चर्चा आती है तो मात्रा केवल परिवर्तनीय होगा, केवल परिवर्तनीय होगा। जैसे कि 20 साल की सज़ा को 10 साल में परिवर्तन कर दिया। 20 साल की सज़ा सुनाया था, 10 साल के लिए उसे कर दिया गया प्राकृतिक। प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कठोर कारावास की सज़ा कामयाब रहेगा। इनके बाद बात करते हैं लघुकरण की। लघुकरण पे चर्चा आती है। मात्रा में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 20 वर्ष की सज़ा था तो 20 वर्ष ही कामयाब रहेगा। प्राकृतिक की बात करें तो इसमें केवल परिवर्तन होगा, जैसे फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास सज़ा दे देना। इनके बाद बात करते हैं क्षमादान। क्षमादान की चर्चा आती है तो क्षमादान में पूर्णतः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, सज़ा पूर्ण रूप से माफ़ कर दिए जाते हैं। इनके बाद नोट में बात करते हैं सिविल
कानून एवं फौजदारी कानून संवर्ती सूची का विषय आता है, इससे पहले भी बता, इसलिए इसमें इसका कानून राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों बनाते हैं। नोट में बात करते हैं, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 161 के तहत यो किस किस पे नहीं लागू है? फांसी एवं सैन्य मामला को छोड़कर अन्य सभी पर ये विराम, मात्रा, परिहार ये सब कर सकते, लघुकरण कर सकते हैं। फांसी की सज़ा सिर्फ क्षमादान को छोड़ करके, फांसी और अन्य मामला जो है सैन्य मामला को छोड़ करके। 2 राष्ट्रपति ऐसे तो जिनका पद पर क्या हो गए, निधन हो गए, उन दोनों के विषय में जानते हैं। एक थे जाकिर हुसैन और फ़ारूक अली अहमद के विषय में, ये दोनों राष्ट्रपति के पद पर रहते मृत्यु हो गए। अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना। राष्ट्रपति अगर है तो इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सलाह लेना, तो सलाह देने के लिए बाध्य भी है और नहीं भी बाध्य है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। तो देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने के लिए, मान के चलिए ये राष्ट्रपति है, सलाह देने के लिए ये बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सुप्रीम कोर्ट भी ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में सलाह दिए जाते हैं, दोनों ऐसे बाध्य है नहीं कि जरूरी अनिवार्य है ऐसे सलाह देना है, तो कानूनी रूप से, कानून के रूप में संविधान के दायरा में रह करके उन्हें सलाह दिया जा सकता है। ऐसे अन्य 1992 में बाबरी मस्जिद यूपी में सलाह नहीं दिए गए थे, सभी मामला में पर सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सभी मामला पर सलाह मांग सकता है, या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सभी मामला पर सलाह मांग भी सकता है या नहीं भी मांग सकता है। पहली बार दिल्ली कानून अधिनियम 1951 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को देखते हुए सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट की दी गई सलाह स्वीकार राष्ट्रपति कर देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संदर्भ में दी गई थी सलाह। नोट में बातें, राष्ट्रपति के चुनाव की विवाद की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं? मृत्यु दंड को ये पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जबकि ये राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी सब पर ये सब कर सकते हैं। सैन्य मामला में क्षमादान शक्तियां का प्रयोग करते हैं, जबकि राज्यपाल इसका प्रयोग नहीं करते हैं। केंद्र एवं संवर्ती सूची के विषय में इसका प्रयोग करेगा राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषय में इसका प्रयोग करेगा राज्यपाल। बात समझे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अनुच्छेद 111 का था राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति का वीटो पावर, जिसको निषेध शक्तियां भी कहते हैं, तो वीटो कई प्रकार से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अत्यंतकारी वीटो। कौन सी वीटो? अत्यंतकारी वीटो पे चर्चा करते हैं, जो कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपना वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वीटो जो होते हैं, सबसे पहले 1 नंबर पे वीटो आते हैं अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ सरकारी मंत्री पर ये वीटो पावर कर सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य पे नहीं कर सकते। राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है, संसद नहीं लाएगा। अत्यंतकारी वीटो जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ये सरकार मंत्री पर प्रयोग करेंगे, गैर सरकारी सदस्य पे नहीं करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है, संसद नहीं लाएगा वीटो का। नोट पे, अगर कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है तो उस पर अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति खुद या मंत्रिमंडल के सलाह पर कर सकता है। अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। इनके बाद आते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो की बात करें, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कुछ समय के लिए रोके हैं, पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति भेज देता है, संसद को साधारण बहुमत से पारित करता है, और दोबारा फिर राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं निलंबनकारी वीटो में। इनके बाद बात करते हैं विशेषाधिकार वीटो की बात करते हैं। विशेषाधिकार वीटो की बात करते हैं, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह पुनः विचार के लिए विशेष रूप से 66% मत से इसे पारित करना होता है।
इनके बाद पॉकेट वीटो आता है, ये जेबी वीटो भी कहते हैं। अनुमति नहीं देते हैं, नहीं पुनः विचार के लिए ये लौटाते हैं, ये अपने जेब में रख लेते हैं। जैसे 1986 इसमें विज्ञानी जैल सिंह ने रख लिया था डाक संशोधन अधिनियम को, और 1948 ईस्वी में भी सिख के केस जो आए थे, ये जैन सिंह के केस को ये अपने पॉकेट में रख लिए थे। 2002 में मस्जिद का केस भी अब्दुल के विषय में आए थे, यहाँ इन्होंने अपना जेब में रख लिए थे। 2014 में दलित का मामला आया तो गोविंद सिंह ने भी अपना जेब में वीटो रख लिए थे, इस पर कोई चर्चा नहीं किए थे। बात समझे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो छोटे से प्यारे से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं जो अभी हम पढ़ाएं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन सक्सेस मिरर पॉइंट जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा वहाँ पर डे करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इससे पहले वाला भी पॉलिटी का क्लास यूट्यूब पर बताए हुए हैं चैप्टर वाइज, उसको देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।